IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, आज किस विषय पर चर्चा की जाए? आज हम लोग जो है, हमने पहले भी प्रणय अंबेडकर के ऊपर में 2 एपिसोड्स किए हुए हैं और हमने उनके विचारों को अपनी तरफ से काफी अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। लेकिन आज की डेट में अंबेडकरिज्म क्या है और अंबेडकर के विचार किस तरह से हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, ये तो बहुत मेरा पसंदीदा विषय है। तो कैसे शुरू करें इस पर? तो इसके लिए आज बहुत एकदम परफेक्ट गेस्ट है हमारे पास, चंद्रभान जी, जिन्होंने किताब ही लिखी है अभी, व्हाट इज अंबेडकरिज्म। तो उन्होंने बहुत गहन इस विषय पे शोध भी किया है, लिखा है, काफी न्यूज़पेपर्स में लिखते आ रहे हैं और काफी किताबें उन्होंने ओवरऑल लिखी हैं। तो माने हुए दलित फिलोसोफर हैं आज की डेट के। तो नमस्कार चंद्रभान जी, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। नमस्कार। तो चंद्रभान जी, शुरू करते हैं कि आपने खुद लिखा भी है इस बारे में कि अंबेडकर के विचार आप तक कैसे पहुंचे और आप अंबेडकर के विचारों में कैसे पहुंचे। देखिए, हम तो जब अपने घर पर गांव में थे तो हमारे बड़े भाई और लोगों ने मिलके एक अंबेडकर कीर्त क्लब बनाया था। अच्छा। जिससे लोग कबड्डी खेला करते थे। हम लोग भी बाद में ज्वाइन किए और सबसे अधिक बाबा साहब के बारे में जो लोगों को इंस्पिरेशन थी, जो बातें, जब भी बाबा साहब का नाम आता था तो बातें होती थी, तो वो संविधान के रचयिता हैं और उन्होंने आरक्षण दिया है, वजीफा दिया, फ्रीशिप दिया है। हाँ, ठीक। हाँ। मैं समझता हूँ जेएनयू में मैं 1980 में आया और जेएनयू छोड़ दिया मैं 2 बैच में जेएनयू में आया, 2 इंस्टॉलमेंट में। एक तो 83 में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, जो 83 का आंदोलन हुआ था। तो तिहाड़ जेल में भी थे बंद हम लोग और करीब 300 लोगों को नोटिस मिली थी, जिसमें से बाकी लोगों ने माफी मांग लिया। फिर कमीशन बना, पृथ्वीराज कमीशन, 1 सिंगल जज कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द वायलेंस इन कैंपस वगैरह वगैरह। तो 13 लोग अड़े रहे कि हम जो है माफी नहीं मांगेंगे, कोई वायलेंस नहीं किया है और हम आप जो भी करना हो करिए जज साहब। हम लोगों को 3 साल तक के लिए यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया। अच्छा। तो फिर वापस मुझे गांव में जाना पड़ा, नक्सलवादी लोगों के साथ में हो गया और जो है बहुत सारी बातें होती रही। वायलेंस के सवाल पर मैं असहमत होता था और कहीं न कहीं मुझे लगता था कि अंबेडकर को भी अपने क्रांति का इन लोगों को वैचारिक अधिकार बनाना चाहिए। पर उस समय भी जेएनयू से निकलने के बाद तक अंबेडकर का मतलब मैं सिर्फ इतना समझ पाया था कि अंबेडकर दलितों के जो है इमेंसिपेटर हैं। न तो किसी ने मुझे बताया और न तो मैं इतनी पढ़ने की कोशिश किया। मैं 1980 में आया तो 1980 में अंबेडकर वॉल्यूम्स जेएनयू में आए ही नहीं थे। अच्छा। और जब बीएसपी बनी तो भी अंबेडकर वॉल्यूम नहीं छपे थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो तमाम दलित अंबेडकरवादी हो गए उस समय, बिना जाने अंबेडकर ने लिखा क्या है। किताब भी नहीं देखा था उन्होंने। तो क्या क्या बातें होती थी। बाबा साहब ने हमें समझा गए कि आर्य क्या होते हैं, अनार्य क्या होते हैं, किस तरह से आर्यों ने इस देश पर कब्जा किया और हम लोगों को गुलाम बनाया। मतलब इतना ग्राफिक डिटेल्स हमारे सीनियर्स देते थे जैसे कि ये खुद वहां मौजूद रहे हों। जब अंबेडकर बात कर रहे हैं। नहीं, जब ये हुआ होगा, जब आर्य आए होंगे। अच्छा, उस समय खुद इन्होंने जैसे क्रिकेट कमेंट्री कोई लाइव देखा हो या खुद वहां खड़े हों। अच्छा। और अंबेडकर ने फिर
राम की धज्जियां उड़ा दी, रामायण की धज्जियां उड़ा दी, ये सब सारी चीजें। फिर बाद में कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया हमने, और उनकी कुछ रचनाएं हैं। ये बात अपने दोस्तों से भी कहिएगा, जो लोग कहते हैं मैं बाबा साहब को खूब पढ़ा हूं। जैसे कि रूपी पर जो उनकी रचना है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस पर उनकी रचना है, बिल्कुल। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर जो उनकी रचना है, जो पहले वालों में आई है, थैंकफुली। तो ये शुरू की सारी किताबें उन्होंने एज ए स्टूडेंट अपने प्रोफेसर्स के लिए लिखी थी। अच्छा। जब स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के लिए कोई डिसर्टेशन लिखता है तो अच्छा नंबर पाने की चाहत में जितना भी सोफिस्टिकेटेड और स्कॉलरली हो सकता है वो उतना लिखता है। मैं थोड़ा बहुत देश दुनिया घूमा हूँ, जेएनयू में पढ़ा हूँ, पढ़ने का मेरा बहुत शौक है। आज भी उनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने रख के लिखी है, जो लंदन में उन्होंने रख के लिखी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, 4 पेज लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल है। और अंग्रेजी भी अपनी ठीक करनी पड़ती है जब उसको पढ़ने के लिए। पर जो बीए सिर्फ किए हैं, हाई स्कूल सिर्फ किए हैं, अम्बेडकर के बारे में प्रवचन देते हैं। एक बात तो ये। फिर मैं, जब मुझे कुछ ही साल पहले की बात है, अम्बेडकर का मैनिफेस्टो पढ़ने को मिला। अच्छा। तब मैंने धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर दिया कि अम्बेडकर के हिसाब से दलित का इंटरेस्ट और इंडिया का इंटरेस्ट कंप्लीमेंट करता है, कहीं क्लैश नहीं इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही समझ है। हाँ, तो जैसे कि जो मैनिफेस्टो है, शेड्यूल्ड कास्ट इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो, उसमें 2 लाइन से अधिक, 3 लाइन से अधिक नहीं शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के बारे में और सब हिंदुस्तान के नागरिकों के बारे में। राइट। तो जब कोई मैनिफेस्टो लिखता है तो मैनिफेस्टो का मतलब ये कि हम सत्ता में आएंगे, शासन में आएंगे तो ये चीजें करेंगे जो हम इसमें लिख के दिए। किसी भी दलित को आप दे दीजिए यह मैनिफेस्टो वाला हिस्सा, तो वह पढ़ करके अंबेडकर से नाराज हो जाएगा, और जिसने सुझाया है, जैसे कि मैंने सुझाया तो मुझसे नाराज हो जाएगा। इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आया, हमारे लिए कुछ है नहीं अलग से। इसमें ब्राह्मण पर कोई हमला हो रहा है, न हिंदुइज्म पर हमला हो रहा है, इसमें 2-3 लाइन दलितों पर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो है, तभी से मैं सोचने लगा कि अंबेडकर पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। अंबेडकर क्या है? आपने किताब में देखा होगा, एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, मतलब कि कितने करोड़ों से करोड़ों दलित माइंड्स को लोगों ने पॉइजन किया। आप किसी भी यंग दलित से बातें करें कि पॉलिटिकल पावर के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा था, तो एक ही आंसर आएगा, बाबा साहब कह गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। खासकर बसपा वाले लोग बहुत बोलते हैं ये चीज। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मैंने ट्विटर पर लिखा किसी से कि पॉलिटिकल पावर के बारे में बाबा साहब ने कुछ कहा है, कोई बता सकता है? तो 2-3 रेडिकल लोग तुरंत लेके आए कि फला वालों के फला पेज पर ये लिखा है। किसी ने तमिलनाडु में कहीं कुछ उन्होंने कहा था तो कहीं वो लिखा है। मैंने ठीक से इसकी जांच की। तो पॉलिटिकल पावर के बारे में जो पहली बात तो ये कि आप यह समझ लीजिए सौरभ जी, पॉलिटिकल पावर यह कुंजी है जिससे सारे ताले खुलेंगे। अंबेडकर ने इस पर एक लाइन कहीं नहीं लिखा है। He never wrote a sentence। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज पर अंबेडकर केवल भाषण में कह देंगे और लिखेंगे नहीं? दूसरी बात, 1948 में लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें उन्होंने यह बात अवश्य कही कि राजनीतिक सत्ता पालेंगे आप लोग, सारे समस्याएं अपने आप हल कर लेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा बाबा साहब तो कहा है, लेकिन लिखा क्यों नहीं? फिर मैं वर्ड बाय वर्ड फिर पढ़ता गया 17th वॉल्यूम में ही। फिर मुझे एक जगह मिला कि उन्होंने सुबह जब अखबारों में छपा ये सब चीजें तो बड़े नाराज थे, उन्होंने उसका प्रेस को खंडन किया बहुत सारी चीजों का।
उसमें एक खंडन यह था कि वो जो पॉलिटिकल पावर वाली बात थी, ये सब तो हम सारी चीजें कह गए, क्योंकि वहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लीडर्स भी वहां मौजूद थे। अब मुझसे बार बार कह रहे थे ऐसा कहिए, ऐसा कहिए, हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये कर लेंगे। ये बात आप कर रहे हैं। तो इस तरह की बात को आप कोर ऑफ अम्बेडकरिज्म डिक्लेयर कर दें तो दिस इज प्योर चीटिंग। हाँ, और आपका जो एकदम जो आपने एक मजमून जो निकाला कि अंबेडकर ने इतना कुछ अचीव किया बिना पावर के, तो वो उनके कोर कैसे हो सकता है कि पावर लिए, वरना तो वो कहेंगे जब तक पावर नहीं आती हम कुछ करेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ही अचीव्ड सो मच विदाउट अचीविंग पावर। तो अब ये देखिए ना, तो अभी दलित मिडिल क्लास, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अंबेडकर को पढ़ने और समझने लायक नहीं हो पाया है। जब तक दलित समाज के 100-200 लोग आईवी लीग में न जाएं और पढ़ के वापस न आए, तब तक अंबेडकर को पढ़ना और एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये बताइए, वो ये कह रहे 2 लाइन केवल लिख रहे अपने मैनिफेस्टो में शेड्यूल कास्ट के, पर नाम रखा है शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो इमेंसिपेशन। नहीं, क्योंकि वो उनका मानना था कि देश का हित और शेड्यूल कास्ट हित जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, उन्होंने उस जमाने में, याद करिए 1951 अक्टूबर में ये मैनिफेस्टो लिखा उन्होंने। चाइना में क्रांति हो चुकी थी बगल में 2 साल पहले, पूरी दुनिया 2 भाग में बढ़ चुकी थी। वामपंथ, लेफ्ट और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच संघर्ष माना जाता चल रहा है। अमेरिका वाज ए हेट सब्जेक्ट, कैपिटलिज्म वाज ए सब्जेक्ट ऑफ हेट। पर उसी मैनिफेस्टो में वो ये कह रहे हैं कि मैं कम्युनिज्म और गांधीज्म, ईजम वगैरह सब मैं खारिज करता हूं और मार्क्सिज्म के खिलाफ किताब लिखने की योजना उसमें बता रहे हैं। कैपिटलिज्म के बारे में एक लाइन लिख रहे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड आवर क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। बस जब कैपिटलिज्म को गाली बगैर लोग अपने भाषण नहीं शुरू कर रहे होंगे उस समय। तो अब इसमें जो उन्होंने देखा था अमेरिका में, जो उन्होंने यूरोप में देखा था, मसलन जो अपने मैनिफेस्टो में जो किस तरह का एग्रीकल्चर होगा, उनके हिसाब से जो है कृषि का कंप्लीट मैकेनाइजेशन करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो उनकी पहली लैंड होल्डिंग वाली बुक में, उनके लेख में भी है वो चीज। हाँ, वो शुरू से उनके दिमाग में था। तो अब मैं एक छोटा मोटा स्कॉलर के रूप में मैं इसको इस तरह से, उन्होंने शेड्यूल कास्ट का नाम तो यहाँ लिया नहीं, उन्होंने भारत का नाम लिया। भारत में हम जो कृषि व्यवस्था लगाएंगे, बड़ी कृषि का मैकेनाइजेशन करेंगे और बड़ी जोतों पर खेती होगी। राइट। ये दोनों जो है तरीके कैपिटलिज्म के हैं। नहीं, लेकिन रशिया ने भी किया था, तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी तो मैकेनाइज किया था ना, लैंड पूल करके, तो उन्होंने भी की थी ये चीज। हाँ, वो मैकेनाइज किया था, लेकिन मैकेनाइज करना है, इसको बड़े फार्म पर खेती करना, इसका थियराइजेशन कभी नहीं किया। वह यूरोप के पैटर्न पर चलते रहे। यूरोप में जगह है, तो क्रांति के बाद भी वो टेंडेंसीज बनी रही उनमें। लेकिन इंडिया में क्या स्लोगन था? लैंड टू द टिलर। हाँ, वो जो चाइना वाला था बेसिकली, उन्होंने ये हमने माओ से लिया था ना शायद। हाँ, माओ से लिया। तो अब हम इसको अगर पढ़े अपने हिसाब से कि अगर उसी समय कृषि का मैकेनाइजेशन शुरू हो गया होता, तो दलित जो हाथ से काम करते थे वो सब समाज में डिमोनाइज थे। जो भी हाथ का काम दुनिया में कहीं भी होता है, दलित महिलाएं जब फसलें काट रही हैं अपने हाथ से, दराती से, हाँ, जब बारिश होते समय वो धान की रोपाई कर रही हैं, तो दलित महिला होना और अपर कास्ट महिला होना साफ दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और जैसा कि अब जो है इस समय नॉर्दर्न इंडिया में जो है खेती 99% मैकेनाइज हो गई है। बिल्कुल। सिर्फ रुपाई भी हो गई है मैकेनाइज? अब क्या प्लांटर आ गए? पंजाब में शुरू हो गया है। अच्छा। और यूपी में मैकेनाइज नहीं हुई है। मैकेनाइज इस तरह से हुई है, मतलब कि उससे छुटकारा मिला है कि यूपी में धान रोपने के लिए गाजियाबाद तक बिहार से मजदूर आते हैं। मजदूर आ रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इससे छुट्टी ले ली, छोड़ दिया है। अच्छा।
और जो है बैल खत्म हो गए। हाँ, बैलगाड़ी तो खत्म हो गई है। और नहीं, बैल से जो बैलगाड़ी है जहां जहां वहां बैल है, अदरवाइज खेती के लिए बैल खत्म हो गए। खत्म हो गया, ठीक। वो आप तो आइए ट्रैक्टर तो हर जगह है, ट्रैक्टर तो आप आइए हमारे यहाँ लुधियाना से शुरू करते हैं जर्नी और चलते हैं बलिया तक, बैल खत्म हो गए। उसके बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है, बिहार। हाँ। वहां भी 100-200 साल और लगेंगे। अच्छा। तो अगर अब दलित महिला कहीं खेत में धान नहीं काट रही है, गेहूं नहीं काट रही है, कहीं ये लोग अपना काटते हैं, दूसरों के खेत में नहीं काटते हैं। बैल नहीं है, बैल जब था दलित के पास भी था, जमींदार के पास था। जमींदार अपने बैल के मल मूत्र को साफ नहीं करते थे, बैल को यहाँ से हटा के वहां करते भी नहीं थे। बैल हल नहीं जोतते थे। हल का मुठिया अगर अपर कास्ट के आदमी ने पकड़ लिया तो उसको जाके पवित्र होना पड़ता था। कोई भी फार्मिंग टूल अपर कास्ट अपने हाथ से टच नहीं कर सकता था। ये सारे काम दलित लोग करते थे। अब उनके घर से मुक्ति मिल गई क्योंकि मैकेनाइजेशन हो गया। मैकेनाइजेशन इसलिए होगा कि मनमोहन सिंह ने और माउंटेन सिंह अहलूवालिया ने अम्बेडकर की कॉपी करके और इकोनॉमिक रिफॉर्म उसी तरह से कर दिया। तो अब इससे दलित मुक्त हो गया। अगर अम्बेडकर बिना दलित का नाम लिए मैकेनाइजेशन कर रहे हैं तो मैकेनाइजेशन इज गुड फॉर इंडिया एंड गुड फॉर दलित आल्सो। अब दूसरी बात जो है, जो मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं लोग, इंडिया नेवर हैड ए मिक्स इकोनॉमी, इट्स नॉनसेंस। अम्बेडकर कह रहे हैं कि जहां जहां प्राइवेट सेक्टर जरूरी है वहां गैर सरकारी क्षेत्र जरूरी है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर रहेगा। जहां जहां सरकारी क्षेत्र जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर गैर जरूरी है, वहां पर सरकारी क्षेत्र रहेगा। तो हम अपने हिसाब से जब अम्बेडकर को परिभाषित कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि he wanted to create a very competitive economy। अब जो सर्वाइव करेगा, जो नहीं सर्वाइव करेगा वह नहीं सो जाएगा। तो अगर यूरोप की तरह से इंडिया बन रहा है या अमेरिका की तरह से इंडिया बन रहा है, इसमें इंडिया का भी लाभ है और दलित का भी लाभ है। दलित इमेंसिपेशन उससे जुड़ी हुई, इट इज वेटेड, इम्बेडेड। तो अम्बेडकर को इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल अर्बन सिविलाइजेशन का उनकी फिलॉसफी है, अम्बेडकर को हमें किसी ने कभी बताया नहीं कि अम्बेडकर का मतलब ये है। उसी मैनिफेस्टो में देख रहे हो कि जो है इंडिया इज फाइटिंग फॉर चाइना बैटल जाने के लिए, चाइना कैन फाइट हर ओन बैटल। इंडिया अमेरिका नाराज जाएगा तो हमको कैपिटल नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। उस समय जब सब अमेरिका को सारे लोग सारी बुराइयों का प्रतीक मान रहे हैं, उस समय अम्बेडकर अमेरिका के प्रति इस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं। मैं बताऊं, जब 1983 में मैं यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हो गया था, 4 फेलोशिप थी उस समय, ओवरसीज फेलोशिप। मेरा एक दोस्त है वो चला गया और मैं नहीं गया क्योंकि मैं सोचता था अमेरिका इज बैड चीज। हाँ, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हमने तब आप थोड़े कमिटेड कम्युनिस्ट भी थे। तो अभी भी बहुत सारे अम्बेडकराइट्स जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं। तो इसके बारे में आपने लिखा भी है। तो ये कम्युनिज्म और अम्बेडकरिज्म का हिंदुस्तान में अभी ताना बाना क्यों बन गया है? देखिए, एक तो जो दलित और कम्युनिस्ट वाली बात है, जब एक दलित कैंपस में जाता है तो वहां पहले से मौजूद जो लेफ्ट कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनका दलितों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अच्छा। आरक्षण के मामले में वो उदार रहते हैं। तो दलितों को समझ में आता है कि मार्क्सिज्म एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक। तो मार्क्सिज्म को हमने कितनी बार, अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितनी बार दलितों को मंचों से इंटेलेक्चुअल्स को बोलते हुए सुना है कि दलित इंटेलेक्चुअल्स को कि बाबा साहब ने जो कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी वो अधूरी है, हमें इसको पूरा करना है। अब सारी चीजें 7 दिन का जागरण करा लीजिए हिंदुओं की तरफ से, और सब अम्बेडकर की किताबें पढ़ जाइए। इधर उन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी। मेरे को भी एक बार गाली पड़ चुकी है ट्विटर पे बोलने के लिए कि अम्बेडकर जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो लोगों ने बोला कि नहीं, उन्होंने तो माना था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म ही असली तरीका है इकोनॉमी चलाने का। बहुत गाली पड़ी एक्चुअली बोलने के लिए। तो क्योंकि इस तरह का ही माहौल है। तो
कम्युनिज्म को लोगों ने मान लिया, बहुत अच्छा है, और अंबेडकर कम्युनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर की ऐसी एक पर्सनालिटी दलित समाज में उभर आई है। और आप कह रहे हैं ये ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उनकी राइटिंग्स पढ़ने का अभाव है और लोग सुनी सुनाई पे चल रहे हैं। हाँ, केवल सुनते हैं तो मार्क्सवादी हो जाते हैं सुन करके, और दलित हैं इसलिए अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर को पढ़ करके अम्बेडकरवादी नहीं है। ठीक। और आपने देखा होगा स्मॉल होल्डिंग्स के अलावा आने वाले 9 वॉल्यूम्स तक ऐसा कुछ भी नहीं उसमें है जो अम्बेडकर फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करे। एक बात। दूसरी बात, अम्बेडकर की सारी लड़ाइयां जो है इंस्टॉलमेंट्स में सारी जीतें मिली हैं। कभी वजीफा मिल गया, कभी स्कॉलरशिप मिल गई, कभी फ्रीशिप मिल गई, कभी इंटरव्यू देने जाना, किसी ने उनसे कह दिया कि इंटरव्यू देने, फला आदमी इंटरव्यू देने गया था, नहीं दे पाया क्योंकि कैश नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, तो सरकार पैसा वापस करे ऑन स्पॉट इंटरव्यू के तुरंत बाद जो है। तो यह है, फिर जब वो वायसराय की कैबिनेट में गए तब उन्होंने जो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है, मैं समझता हूँ ये पहले पन्ने पर छपना चाहिए था कि हमारे ये राइट्स हैं। तो जो एडिटर्स थे जो बॉम्बे में, जो महाराष्ट्र के जो दलित थे जिनका अंबेडकर की फिलॉसफी पर कॉपीराइट टाइप का है, उन्होंने जो गुदगुदी करने वाली चीजें हैं उसको पहले छापना शुरू कर दिया, जिससे खुजली होती है, और वही अम्बेडकरवाद की पर्सनालिटी बन गई। तो हमको कई लोगों ने, हमारी वाइफ ने भी मना किया, आप ये सब क्यों लिख रहे हैं कि जो अम्बेडकर को गलत ढंग से पेश किया गया। आपने महाराष्ट्र में जाइए, अम्बेडकर की पेंटिंग को अम्बेडकर का फोटो डिक्लेयर कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। चलिए इतना तो समझ सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट वो पेंटिंग थी। जैसे आपने लिखा है, पूरी दुनिया में एक महान व्यक्ति की एक ही या 2 फोटो दिखती हैं, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनती है। आइंस्टाइन का फोटो देख लीजिए, चर्चिल का देख लीजिए, अब्राहम लिंकन का देख लीजिए, तमाम दुनिया, गांधी का देख लीजिए, 1-2 फोटो हर जगह मिलते हैं। तो ये 3rd वॉल्यूम के बाद हर वॉल्यूम में फोटो बदलना शुरू कर दिया एडिटर्स ने, जैसे कि इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अम्बेडकर को डैमेज करिए। तो ये दलित समाज में ये बात हो गई है कि हमारे साथ जो जुर्म हुआ है, जुर्म करने वाले हैं, और जो जुर्म का जो तरीका था और जो कितना डेप्थ था, वही बातें करनी है। हमसे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। और ये हिंदी में तो राइटिंग्स बहुत ही लेट आई हैं, अभी तक बहुत लेट आई है। और अंबेडकर की जितनी राइटिंग है, आप अपने अपार्टमेंट में खोल करके देख लीजिए, जितनी मेहनत उन्होंने की होगी, जितना रिसर्च किया होगा यह सिद्ध करने के लिए कि आर्यन थीसिस बकवास, उतना उस थीसिस पर उन्होंने मेहनत की है। मैं नहीं समझता कि कोई भी और उनकी राइटिंग हो जिस पर इतना गहन रिसर्च किया हो यह सिद्ध करने के लिए। तो अब इसको हम कैसे लें? अंबेडकर ने कहा है, चाहे कितने भी एविडेंस लोग प्रोड्यूस कर दें, अंबेडकर ने अगर कहा है कि आर्य एक लिंग्विस्टिक टर्म था, कोई रेशियल टर्म नहीं है। एक्चुअली वो और अब उसका जेनेटिक एविडेंस वगैरह आ रहा है। अंबेडकर ने अपनी रिसर्च से ये बहुत पहले कहा था कि हिंदुस्तान में हम एक ही रेस हैं, कोई 2 रेस नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अलग अलग उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस करके ये चीज बोली है। आज रात वो पढ़िए और देखिए कितना रिसर्च उस पर किया उन्होंने। नहीं, वो वाला लेख पढ़ा है मैंने उनका। राइट। तो अब ये सब सारी वजहें मिल करके ऐसा दलित समाज बनाती है कि दलित समाज में अंबेडकर के बाद कोई नई लड़ाई नहीं जीत पाए। और चूंकि अंबेडकर को इन लोगों ने पढ़ा नहीं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लंबे समय तक दलित ओबीसी शासन रहने के बाद एक भी
इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं कर पाए ये लोग एक भी, क्योंकि आपको लग रहा है कि वैचारिक क्लैरिटी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं, शासन करने की कोई ट्रेनिंग नहीं, या ऐसे स्कॉलर्स को अपने साथ रख लेते, लालू जी हो चाहे मायावती जी हो, प्लानर्स को रख लेते, तो इस समाज को आप 20 साल तक केंद्र सरकार की ताकत दे दीजिए, शासन दे दीजिए, तो जो पहले से चल रहा था वही चलता रहेगा। सिर्फ एक चीज नहीं हुई है, इंदिरा गांधी ने जो है पेट्रोलियम और गैस डीलरशिप पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उन्होंने जो आरक्षण दिया है, बाकी तो सब अम्बेडकर ने लड़के दिया है, वो बारी 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 से आया। और ये जो है हमने किताब में लिखा है, हमने कहा जो भी किसी को कुछ कहना हुआ कह लेगा, करना हुआ कर लेगा, दलित मिडिल क्लास जो है गंजेड़ी की तरह से हो गया है, उसमें लिखा है हमने। ये एडिक्शन है, हमें शासक वर्ग बनना है, और हम उधर से आए हैं, क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पहले थे, उधर से निकल के आए हैं। हो सकता है सब सही हो, लेकिन आज की जरूरत क्या है आपकी? आज तो आप जाइए 20 नहीं चंद्रभान जी, अभी तो जेनेटिक एविडेंस है कि ये सब अम्बेडकर ठीक थे, ये इसके जेनेटिक एविडेंस है। तो अभी जरूरत क्या है? अभी तो जरूरत सम्राट अशोका जैसा बनना है। 16.5% पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, अपने बल पर कैसे सत्ता में आएंगे? बीएसपी 89 में पहला चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और 1919 में 30 इयर्स हो गए, 10 सीट्स मिली हैं अभी। तो अगर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस ये है, एक सामान्य किसान भी अगर एक खेत में 3 बार कोई फसल फेल हो जाती है तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देता है, इतनी विजडम उसमें भी होती है। तो ये जो पूरा दलित जो जीनियस है, टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, या पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के नशे में दलित समाज का जा रहा है, और धीरे 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 उसी के साथ सारे अधिकार भी जा रहे हैं। तो ये इसमें तो आपने एक्चुअली काफी डिटेल में लिखा है, तो ये आप और ठीक से समझाइए ना, वो जो 85% वर्सेस 15% वाला आपने काफी डिटेल में सोचा है, उसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छे से लिखा भी है अपनी किताब में। पहली बात तो ये कि बहुजन कोई ऐसा टर्म नहीं है जो एग्जिस्टेंस में हो। अंग्रेजों ने अनटचेबल्स को डिप्रेस्ड क्लासेस की संज्ञा दी। ठीक, वो दुनिया भर में शासन करने गए, लेकिन किसी भी अपनी प्रजा को, किसी सेक्शन को उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं कहा। दलितों की स्थिति उस समय ऐसी रही होगी, इट इज नॉट जस्ट पॉवर्टी। बिल्कुल। तो बाद में शेड्यूल कास्ट, फिर दलित पैंथर के साथ दलित। अब दलित पैंथर का ही देख लीजिए कहानी, क्यों एक दलित पैंथर इतना फास्ट जो है इमर्ज कर गया लोगों की मेमोरी में। दलित शब्द बचपन से हमने देखा है, जब दलित शब्द पॉपुलर नहीं था, यह शब्द पद दलित, पद डैश दलित, पद दलित ये शब्द होता था, जिन्हें पैरों से नीचे कुचल दिया गया और मीनिंग निकलता था। और यह किसी भी गरीब के लिए होता था। अच्छा, पद दलितों की कहानी है इस तरह से। जब दलित पैंथर आया तो दलित के पहले का पद यानी पैर हट गया। अच्छा, उसके आगे जुड़ गया पैंथर्स। तो इसमें एक रेसिस्टेंस की लैंग्वेज उभरी। दलित पैंथर आ गए हैं। उनका झंडा उठता होता था, उस पर पैंथर्स बना हुआ होता था। तो ये पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड जो है ये ब्रांड हो गया दुनिया में। कांशी राम जी अपनी पूरी जिंदगी दे दिए इसको पॉपुलराइज करने में, राइट। और जब उनको मुलायम सिंह के साथ पॉलिटिकल कोएलिशन करना पड़ा यूपी में, तो इसका मतलब कि सो कॉल्ड बहुजन बीएसपी के छतरी के नीचे
खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, वो अपना छाता लेके आएगा। राइट। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया 18 महीने में। जगह जगह ओबीसी समाज के लोग जो है दलितों पर हमले शुरू कर दिए। दलित इंटेलेक्चुअल जो है बेशर्मी के साथ कहते रहे कि वो उनकी चेतना नहीं है, अभी ओबीसी को चेतना नहीं आई है। खैर, बीएसपी को सत्ता मिली पहली बार किसके सहारे? भाजपा मनुवाद का प्रतीक। दूसरी बात भाजपा मनुवाद का प्रतीक। तीसरी बात भाजपा मनुवाद का प्रतीक। चौथी बार जब कांजीराम जी नहीं रहे और न रहा बहुजन स्लोगन, सर्वजन स्लोगन हो गया। प्रदेश भर में जो है ब्राह्मण और दलित भाईचारे की मीटिंग होने लगी। तो ये सब जो चीज इर्रेशनल है, जो चीज है नहीं, मैं यह तो कह सकता हूं कि मेरे घर में अमेरिका का मैप है, लेकिन मेरे घर के कोने में कैलिफोर्निया बसा हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता। तो बहुजन नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने ऐसा अभी तक कहीं नहीं देखा है कि एक दलित पर कोई हमला कर रहा है तो कोई यादव या कोई कुर्मी आकर के उसको बचाने लगे। हमेशा गांव में, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं बीए तक गांव में बड़ा हुआ हूं। मुझे एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है या मंचों पर कहने वाली बात है। और यूपी में जहां तक बीएसपी की बात है, कांशीराम ने बहुत मेहनत किया, काम किया, लेकिन इसके कुछ और ही रीजन है। 1967 में बहुत कम लोग अंबेडकर को जानते थे नॉर्दर्न इंडिया में। 1967 के असेंबली इलेक्शन में आरपीआई को 10 सीटें मिली थी यूपी में। 10 सीट्स इन 67। तो जब मैं साउथ अफ्रीका में गया था तो थोड़ा बहुत वहां कुछ लेक्चर्स वगैरह सुनने को मिलते थे। यूएस में था तो ब्लैक चर्च में मैं बहुत जाता हूँ, वहाँ रोज कोई न कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है और भाषण होता है। मैंने कई चर्च के बाहर देखा है, एल्डरली जो ब्लैक है शू पॉलिश लेके बैठे रहते हैं, जिसका शू पॉलिश नहीं लगा है उसका शू पॉलिश करते हैं, वो शर्मिंदा करते हैं। ओनली ब्लैक स्कूल्स में ब्लैक बच्चों को टाई पहनाना सिखाते हैं लोग। तो उनके बहुत सारे इस तरह के रिफॉर्म चलते रहते हैं। तो मैंने वहां भी देखा जो अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लोगों की लड़ाई है। मैंने साउथ अफ्रीका में भी सुना कि हम व्हाइट लोगों की तरफ से अर्जी फर्जी काम करके हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हमसे समाज प्योरिटी की उम्मीद रखेगा और हमें भरसक कोशिश करनी चाहिए। ये तर्क से, रीजन तर्क के सहारे हमें आर्गुमेंट करना चाहिए, तमाम आलतू फालतू की बातें नहीं। तो बहुजन क्या है, किधर है? कहीं कोई बता दे। दलित, मुस्लिम और ओबीसी बैठ करके जो है नेता तो खाना वाना खा लेते हैं साथ में, गांव में कहीं होता है क्या? कहीं भी इंडिया में किसी कोने में कोई बता दे हमको। तो ये जो अंबेडकर को एकदम ही तोड़ फोड़ मरोड़ के अनजान लोगों ने अंबेडकर की एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा कर दिया कि अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट और रिजर्वेशन, बस बाकी सब चीजें खत्म, आगे कुछ नहीं। जी, और मतलब आपने कहा दलित मिडिल क्लास अंबेडकर को ढंग से नहीं समझता है, और शायद पूरे भारत के लिए और पूरे भारत के मिडिल क्लास के लिए भी वो लागू होती है बात, क्योंकि शायद हम लोग भी ढंग से ना तो समझ पाए या फिर पढ़ने की कोशिश भी की है अभी तक। तो उससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था, आपने कम्युनिज्म की बात की, तो एक बात है ना, इसमें एक बात आ जाती है हमेशा कि असमानता जो है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को खत्म करना वो ज्यादा जरूरी है, और आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है आजादी, पहले तो फ्रीडम चाहिए। तो ये दोनों का जो द्वंद है वो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसका हल अंबेडकर है। अंबेडकर की सब रचनाएं पढ़ डालिए, उसमें यह देखिए कि इक्वलिटी पहले आता है या फ्रेटर्निटी आता है पहले। हमेशा फ्रेटर्निटी इज द फर्स्ट वर्ड ही यूजेस, एंड फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। तो हम तो 8 बजे वाला बात का जो डिस्कशन होता है, तो अमेरिका में हम एक सेमेस्टर थे तो बहुत सारे ब्लैक लोगों को इनवाइट करते थे अपने घर पे, ये सब प्रोवोक करते थे हम। तो बोले कि
Mr. Prasad, when blacks were slaves, was there any sense in asking for equality? Freedom first. तो दलित घोड़े पर अपनी शादी में नहीं बैठ सकता है, इसकी लिबर्टी चाहिए या गांव के जमींदार के बराबर जो है इक्वलिटी चाहिए? और अगर इक्वलिटी की बात इतनी महत्वपूर्ण है तो पूरा भारत मिलकर के दोनों अंबानी भाइयों को इक्वल कर दे। ये तो सबसे बड़ा जोक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड किधर लोग इक्वल होते हैं, इवन इन चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, एट द टाइम कम्युनिस्ट रसिया। तो ये एक ऐसा एक जो है, ये ट्रेन में जो फ्री वाला बिस्किट होता है ना, जिसको खाने के बाद 15 मिनट में ही आदमी जो है आंखें बंद कर लेता है, सो जाता है। हाँ, आप लड़ते रहिए, आप इक्वलिटी मांगते रहिए, मांगते रहिए। पूरी दुनिया में अगर आपके पास फ्रीडम है और इक्वलिटी है, कोई भी इंसान फ्रीडम पहले मांगेगा। तो ये तो फ्री नहीं है तो इक्वलिटी की बात ही कहाँ आती है? इक्वल अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बात है। तो ये जो देखिए अभी कुछ तो इतिहास की वजह से है, अगर हम अपने बचपन को अपना एक इतिहास मान लें 50-60 सालों का, तो दलितों में ट्रेंड थिंकर्स नहीं हुए। दलितों में ऐतिहासिक कारणों से लेजर क्लास नहीं पैदा हुआ। अच्छा, जो गौरैया की खोज करे, गौरैया शहर में है कि नहीं है, इस तरह का क्लास नहीं पैदा हुआ, ट्रेंड थिंकिंग क्लास नहीं पैदा हुआ। अब जाके कुछ आया है फैशन पीएचडी करने का। अदरवाइज जो पुराने हमारे स्कॉलर्स थे, हमारे कंटेम्पोररी, सब आईएएस ड्रॉप आउट थे। आईएएस नहीं मिला और पीएचडी करते के बाद में लेक्चरर हो गए। तो एक तो यह एक लिमिटेशन है। यूपीएससी एक जो है ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा सेंटर है। अच्छा, वो कैसे? जितने दलित जो माता पिता समझते हैं कि ये मेरा बच्चा तेज है, वो सिविल सर्विस की लड़ाई में लग जाते हैं। 22 साल से संघर्ष शुरू होता है, 22 ईयर्स की एज से 32 ईयर्स तक तो सारे लोगों के लिए है। दलित को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, 37 ईयर्स हो गया। तो 15 साल जो है वो आपको लग रहा है इसका कभी नुकसान हो जाता है कि 15 साल बच्चा लगा ही जाता है? अगर 5 लाख अप्लाई कर रहे हैं तो 150 ही होते हैं ना हर साल। अगर 1000 हमने मान लिया सिलेक्शन, तो बिल्कुल, तो 15 साल तक कितने लाख दलित इस प्रयास में लगे रहते हैं, 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं। फिर वहां नहीं हुआ, अब क्या करें? अब तो कुछ नहीं बचा है लाइफ में। तब स्टेट सिविल सर्विस में जाते हैं, वहां 43 ईयर्स तक की एज लिमिट है। तो दलित मिडिल क्लास जिससे ऐसे फंस गया है कि जो बेस्ट दलित, जो इसका है बेस्ट कट, वह सिविल सर्विस में चला गया तो चला गया, जो नहीं गया वो किसी काम के लिए नहीं बच पाया। तो कौन अंबेडकर के मैनिफेस्टो को कौन पढ़ेगा और कौन इंटरप्रेट करेगा? तो ये इसीलिए हम तो कहते हैं लोगों से कि भाई आप बता दीजिए इसमें क्या लिखा है, जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में ये बता दीजिए, ये जो है इसमें क्या लिखा है, क्या नाम है, ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाला जो क्या लिखा है। और आप जो है स्मॉल लैंड जो हुआ सुतराज, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, आप पढ़ के बता दीजिए आप पूरा पढ़ पाए कि नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस किताब के माध्यम से ये सब बातें कही जाएं, जो सच है, कोई खुश हो या कोई नाराज हो। तमाम लोग नॉर्थ इंडिया में अम्बेडकरवादी हो गए जब अम्बेडकर की किताब छपी नहीं थी। बताइए। और आप तो थोड़ा
उसके आगे भी जाने की कोशिश की है ना। आपकी पिछली वाली किताब के बारे में भी थोड़ी बात करनी थी, जो दलित एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपने को ऑथर की थी देवेश कपूर जी के साथ। यस 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 यस। और वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग किताब लगी। मैं वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली दलित एंटरप्रेन्योर्स को आप लोगों ने प्रोफाइल किया था। तो ये एक आपका, आप इस चीज में मैं बोलूंगा कि अंबेडकर का शायद सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लेकिन आपने कैपिटलिज्म को अपना सेंटर पीस बनाया फिलॉसफी का, कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत जरूरी है दलितों के उद्धार के लिए। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया ज्यादातर अंबेडकराइट तो कम्युनिस्ट हैं, तो आप भी खुद बहुत कमिटेड कम्युनिस्ट थे और उसके बाद आपने इतना ज्यादा परिवर्तन आया आपके विचारों में और आपने इसके ऊपर किताब भी लिखी, एकदम सेंटर पीस बनाया। तो क्यों आपको लगता है कि कैपिटलिज्म जो है वो चाबी है जो कि दलितों के हाथ में होनी चाहिए? पहली बात तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का मामला है, जब हमने शुरू में रिसर्च शुरू किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के लिए इन सर्च ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स, तो बेंगलोर में एक दलित परिवार मिला। एक यंग लड़का बीटेक किया, और बीटेक पुराने जमाने वाले सिस्टम में, जहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वहां से कुछ लोग कुछ सीटें होती थी और वो निकलते उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। एक नौजवान ने बीटेक किया, उसके फादर सिविल सर्विस में थे, पीसीएस में थे, बाद में शायद आईएएस हो गए। उनके घर में गया मैं, तो उस लड़के ने कहा कि मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा। क्यों? हमने देखा पिताजी का 20 ट्रांसफर हुआ होगा। अच्छा। नौकरी के दौरान क्या लाइफ है। तो उन्होंने वो जो सोल्डरिंग वायर बनाना शुरू किया। अच्छा। सोल्डरिंग वायर 24 बार उनकी शादी रिजेक्ट हुई। अच्छा। उनका नाम पता हम भेज देंगे आपको। ऑफिसर का बेटा है, इंजीनियर है, इस नाम पर लोग आते थे। फिर पूछते थे लड़का क्या करता है, लड़का का अपना बिजनेस है। नहीं, नौकरी क्या करता है? नहीं, वही नौकरी वही करता है। लेकिन नौकरी भी नहीं मिली, या ट्राई कर रहे हैं, ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। He was rejected 24 टाइम, मैंने अपने कॉलम में आके लिखा। और दलित एंटरप्रेन्योर्स हमसे बताते रहते हैं कि उनको बच्चों की शादियां बड़ी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल होती है। तो ये बिजनेस खोलने की कोई सीमा नहीं है कि इस साल कितना बिजनेस खुलेगा इस देश में। सरकारी नौकरी की सीमा है, इस साल कितनी भर्ती होंगी किस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। और ये बहुत सीमित संख्या है। मैं अक्सर लोगों से पूछता भी हूँ कि भाई रिजर्वेशन की लड़ाई वगैरह है, आप 100% भी ले लो, तो कोई भी कम्युनिटी है जो उसका क्या करे, मतलब इतने छोटे नंबर हैं, तो वो लड़ाई शायद जो भी मतलब उसके अलग रीजन है, लेकिन वो नंबर से कोई किसी भी कम्युनिटी का पूरा भला तो नहीं हो सकता उस नंबर से। लॉकडाउन के हम समझते हैं 15-20 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लिटरेचर फेस्टिवल था। तो हमको भी बुलाया। हमने कहा हम लिटरेचर वगैरह वाले आदमी। अरे नहीं, आप आइए, थिंकर हैं आप। हमने कहा कि आप जो हमारा नंबर है, हमने कहा कि हमें आप यह जानते हैं कि हम आजकल क्या सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भी आपने बुलाया है। तो मैं आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सवाल से ही शुरू करता हूँ। मुझे लेक्चर देने का, भाषण देने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा कि आपकी यह बात तो सच है कि कुछ ही दलित पूंजीपति हो सकते हैं। प्रसाद जी, फिर ऐसा क्यों आप इस बात को लेकर आज चल रहे हैं? हमने कहा ये सवाल है ना? बोले हाँ, हम लोग यही जानना चाहते हैं आपसे। तो हमने कहा कि अभी आपके डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदी का एक हेड होने जा रहा है। वीसी ने 11 महीने से फाइल रोक रखी है, उसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कैंपस में, तो शर्म नहीं आती आपको? एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा ना एक सब्जेक्ट का, बाकी जनता जो है मजदूरी कर रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं? हमने कहा कि और आप अभी आप लोग भी तो बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2000 दलित आके पढ़ा रहे हैं। 2000 दलित पढ़ा रहे हैं, क्या भारत का सारा दलित लेक्चरर बन सकता है? फिर हमने कहा कि दलित राष्ट्रपति इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक ही पोस्ट है। दलित प्राइम मिनिस्टर
सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक ही पोस्ट है। दलित वाइस चांसलर इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि कुछ ही 100 दलित वाइस चांसलर इस देश में हैं। हमने कहा अगर वह आपकी बात हम मान लें तो ठीक, हम दलित कैपिटल की भी प्रोजेक्ट ड्रॉप करते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं कि सामान लेके जाइए घर आप लोग। एकदम चुप, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई हो और शोक में लोग पड़ गए। हमने कहा यही बातें आप पढ़ाते हैं बच्चों को, यही बातें अम्बेडकरवादी बन के देश भर में जहां भी मौका मिलता है बताते हैं आप जाकर के। ये मतलब कि कितना स्मॉलनेस ऑफ माइंड है कि कुछ ही दलित, हर साल दुनिया भर के लोग वेट करते हैं फोर्ब्स मैगजीन की लिस्टिंग, बिलियनियर कौन निकला, कौन बना, कौन ऐड हुआ। तो अमेरिका में ब्लैक बिलियनियर्स की कितनी बड़ी कहानी है, कितना सेलिब्रेट करते हैं वहां के बिलियनियर्स को। तो हम तो कहते हैं जहां हम जाते हैं, जो भाषण जो सुनने के उत्सुक हैं, हमने कहा एक दलित बिजनेसमैन बन करके मर्सिडीज पर खरीद कर अगर चलना शुरू करे तो दलित समाज में डेवलपमेंट का वह सबसे बड़ा इंजन है देन द पोस्ट ऑफ IAS ऑफिसर। दलित पावर है। हमने उसमें देखा होगा, आपने 10 दलित पावर के सोर्सेज बताए हैं, द सोर्सेज ऑफ पावर। उसमें 2 आपको मजाक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे। इसमें एक पावर का सोर्स है आम की बागें। आपने लिखा है। आपने सुनील जोड़े की कहानी सुनी होगी। सुनील जोड़े बॉम्बे के दलित उद्यमी हैं, BMW भी है, मर्सिडीज भी है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके पिताजी ने मजदूरी वगैरह करके थोड़ा खेत खरीदा। इनके घर से पैर निकाले तो सामने खेत पड़ता था एक जमींदार का। उन्होंने पैसे जुटा करके खेत खरीद लिया कि घर के सामने कुछ जगह रहेगी। तो उन्होंने शर्त रखा लैंडलॉर्ड ने कि जब तक नेचुरल ढंग से इसमें आम के 2 पेड़ खड़े हैं तब तक आम की पत्ती, आम की लकड़ी, आम हमारा रहेगा। तो इन्होंने खरीदा। सुनील जोड़े 5-6 साल के होंगे तो 1-2 आम नीचे गिर गया, उसको उन्होंने उठा लिया। कई बार ऐसा कर रहे होंगे। जमींदार को मालूम हुआ तो उन्होंने बुलवाया इनको नंगा किया, 2 थप्पड़ मारा, आम छीन लिया। एक उनकी कहानी बताते हैं। एक कहानी जो है नॉर्थ इंडिया की, आम के पकने और पैदा होने के बीच की एक कड़ी है। जब उसके गुठली बननी शुरू होती है, उसी बीच कभी आंधी आ जाती है, आंधी तो रात हो जाती है कई बार। तो हमारे गांव में 3 बाग थी, पूरी जनता तीनों बागों की तरफ फैल जाती थी। कई बार एक परिवार के 2 लोग यहाँ गए, 2 लोग वहां। बाग के किनारे सब लोग खड़े रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे जो कोई रेस होती है तो जो रेसर एक पोजीशन लेके दौड़ने के लिए तैयार होता है कि जैसे ये चलेगी हम दौड़ेंगे। जमींदार आ जाता था तो पहले अच्छे आम अपने ले लेता था। कितना खाएगा वो, वहां पर तो 20 कुंतल आम गिरा है। तब जनता को बोलता था जाओ प्रजा को, जाओ आप आम बीनो। तो लोग कूद पड़ते थे, जो भी लाए हैं बोरा और खांची और टोकरी, उसमें भर भर के लोग ले आते थे। तो जब जाते थे लोग, मैंने सुना है, कम से कम एक बार सुना है अपने लाइफ में, ये जमींदार नहीं, ये भगवान का असली रूप है। देखो आम हमको फ्री कर दिया, आम ले जाओ जितना जाना है। तो ये सब आम है, तो दलित को आम का पेड़ लगाने का अधिकार नहीं था, बाग की तो बात ही छोड़िए। तो जब उसके आम पर ही निर्भर रहना है तो उस पर निर्भर रहना ही रहना है। आज दलित समाज में एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है, हम सबसे कहते हैं आम की बाग अपने आप जो है पावर का एक और सोर्स है। बाकी तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, वाइन ओपनर दलित मिडिल क्लास के घरों में होना। ये भी मैंने पढ़ा। तो अब इस बात को, वाइन ओपनर का मतलब क्या है? एक ऐसा क्लास हो जहां वाइन्स पीते हैं लोग, जहां गेस्ट आते हैं उसी तरह के जो वाइन पीते हैं। ये तो बाकी तो ठर्रा और रम और कुछ लोग देसी स्कॉच कुछ लोग पीते हैं। तो एक ऐसा क्लास हो दलित समाज का। अगर हम दलित मिडिल क्लास के
से संबंध रखते हैं, अच्छे अपार्टमेंट में रहते हैं, वेल मेंटेन्ड अपार्टमेंट है, हमारे पास वाइन भी है, वाइन ओपनर भी है, स्कॉच भी है, तो राधे सरसाई भी हमारे घर का न्योता स्वीकार करेंगे। तो जब तक दलित समाज में इस तरह का एक क्लास नहीं पैदा होता है, यह एक पावर है। इंग्लिश लैंग्वेज एक पावर है, लैंग्वेज से भी आगे एक्सेंट एक पावर है। तो जो पावर के ये सोर्सेज हैं, एक दलित एनराइज हों, दलित समाज के बच्चे जो है आईवी लीग्स में हों, यह भी एक सॉफ्ट पावर है। सिर्फ पॉलिटिकल पावर, एमएलए और एमपी और पार्लियामेंट्री पावर का सोर्स है, तो हम नहीं समझते कि ये कोई समझदारी वाली बात है। हम तो कहते हैं कि जो है उसमें लिखा है किताब में कि विदाउट इकोनॉमिक पावर योर पावर इज ए बुक विदाउट पेजेस, इट इज ए गन विदाउट गोली। अब पैजामा पहन के जो लोकसभा में एमपी जाता है, क्या कौन सी ऐसी बात पिछले 20 साल में किसी दलित एमपी ने या आदिवासी ने कह दी हो जो जिससे आपका पूरा लाइफ का ट्रैक चेंज हो गया हो? ये कौन सी बात है? और आप कैपिटलिज्म के साथ में अर्बनिज्म के बारे में भी काफी बात करते हैं कि शहरीकरण जो है वो एक ताकत है दलितों के लिए, और ये गांव वाली चीज, गांव को प्रिजर्व करना और ये लाइफस्टाइल, वो तो अंबेडकर ने भी बोला ही था उसके खिलाफ, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग वो भूल गए हैं कि अंबेडकर ने गांव का कितना क्रिटिसिज्म किया था। तो आप उसके बारे में, और उसको आपने कैपिटलिज्म से काफी जोड़ा है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, हमारी अभी जो किताब अभी लिख रहे हैं, ये जो है दलित कैपिटलिज्म ए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अच्छा। इसका जो पहला चैप्टर है उसमें हम करेंसी और दलित में क्या कनेक्शन था, अच्छा, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। शीर्षक 1950। हमें इतना तो मालूम है कि दलित को नया कपड़ा पहनने पर आज भी हमले हो जाते हैं, और मनुस्मृति में लिखा है कि दलित नया कपड़ा नहीं पहन सकता है। ये तो एविडेंस हमारे सामने है। तो हमने 25 दलित प्रोफेसर्स को निकालने की कोशिश किया है, हमको 20 मिल गए हैं। अच्छा। दलित प्रोफेसर का मतलब नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट एसोसिएट प्रोफेसर, फुल फ्लेज प्रोफेसर। केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। इनसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अच्छा। एक सवाल यह है कि क्या आप, हमने कहा है जो आपने सुना है, क्योंकि इस पर कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई कंपाइलेशन नहीं है। तो हमने कहा कि आप लोगों ने जो सुना है, प्रोफेसर की थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी लेवल हाई होता है, प्रोफेसर का थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं, इजिली उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में थे या रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा ये आइडियल एक सब्जेक्ट सपोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बेस है सैंपल। हाँ, तो उसमें हमने पूछा कि 18 लोगों के जवाब आ गए। क्या आपके दलित बस्ती में एल्डरली दलित गोल्ड मोहर और चांदी के कॉइन, चांदी के पर बातें करते थे? ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, टिक करिए। क्या आपकी बस्ती में 10 रुपए की नोट इजिली चेंज हो सकती थी? क्या 1, 2, 5 रुपए की नोट को एल्डरली दलित आसानी से पहचान लेते थे? तो इस तरह के हम समझते हैं 40-50 सवाल हैं। यह इस्टेब्लिश करने के लिए कि अगर यही बात तमिलनाडु से कोई कहता कि वेरी रेयर, 10 रुपए की नोट होना वेरी रेयर या नेवर, क्या ऐसे भी दलित, एल्डरली दलित थे जिन्होंने 10 रुपए की नोट को बगैर हाथ से टच किए उनकी मौत हो गई?
अगर आंसर का पैट, चूंकि आंसर्स किसी को पता नहीं है, अगर JNK में भी वही आंसर आ रहा है, उससे मिलता जुलता, तमिलनाडु में भी आ रहा है, केरल में भी आ रहा है, बंगाल में भी आ रहा है, उड़ीसा में भी आ रहा है, उत्तराखंड में डीप हिल्स में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो जिस तरह से अनटचेबिलिटी का एक पैटर्न है, दलित बस्ती गांव से साउथ रहती थी, और अनटचेबिलिटी के जो रूप हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया हुए हैं, तो इसका मतलब दलितों को करेंसी पर एक तरह का सैंक्शन था। अच्छा। क्योंकि लिटरेचर एक तरफ है, मनुधर्मा लिटरेचर है, और एक 1950 के आसपास की बात है जहां क्वाइंस होते थे, ढेला होते थे। तो अगर दलितों पर सैंक्शन है, जैसे अमेरिका लगाता है ईरान पर इधर उधर, तो मॉडर्न डे दलित की ड्यूटी क्या है? अगर आप मनुस्मृति को रिजेक्ट करते हैं तो कैपिटल एक्युमुलेशन आप करना आपकी ड्यूटी है कि नहीं? तो कैपिटलिज्म की इस तरह से हम एक केस बना रहे हैं। और दूसरी किताब इसके बाद है, इस किताब को सपोर्ट हम कर रहे हैं, भाई हम ज्वाइन करने वाले हैं कल परसों, आपसे शायद बताया हो, ये जो है जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, ये हाँ आपने बताया था, हाँ एसोसिएट है। उसके बाद की किताब है कर्स ऑफ कैपिटलिज्म। अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश में आप आएंगे और आप लोगों को, यंग हैं आप लोगों को घूमना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में आजकल शादियां होती है, हम लखनऊ के पूरब की बात कर रहे हैं, अच्छा, बलिया तक है। तो गरीब लड़की हो, अमीर लड़की हो, जब दुल्हन बन के जाती है, विदाई होती है, या जब विदाई के लिए शादी के लिए बैठती है, तो उसका मेकअप होता है। ठीक। विदाई के समय भी उसका मेकअप होता है। कई बार झगड़े हो जाते हैं आजकल, कितना लेट क्यों हो रहा है। तो जो छोटी छोटी बाजारें हैं सड़क के किनारे, वहां पर जो बेरोजगार लड़कियों ने जो है ब्यूटी क्लिनिक खोल रखा है, और यह 99% अगर 100 नहीं कर सकते हैं तो अपर कास्ट की लेडीज हैं। ओके। जो शादी हो गई, अपने पहले जमाने के घर बड़े बड़े होते थे, घर वार देख के गाँव वालों, घर परिवार वालों ने शादी कर दिया, हमारे वहां कैश तो है नहीं ठाकुर के यहाँ। तो इन नौजवान युवतियों ने ये सब जगह जगह खोल रखा है, और यह जाके दलित बस्ती में दलित महिला का मेकअप कर रहे हैं। मैं अपने लाइफ में JNU से निकलने के बाद भी, जब मैं पहली बार पासपोर्ट बनवाया अफ्रीका जाने के लिए, साउथ अफ्रीका, तब तक ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में एक दिन ऐसा दिन आएगा कि अपर कास्ट की महिलाएं जाकर के दलित महिला का मेकअप करेंगी। तो कैपिटलिज्म में जो सेंट्रल जो चीज मेरे दिमाग में बहुत पहले से घुस गई है, वो ये कि सोशल मार्कर को कैपिटलिज्म में मेटेरियल मार्कर्स रिप्लेस कर रहे हैं। जो हमने अपनी आंखों से देखा, हम जिसे घर जाते हैं तो इनोवा कार लखनऊ से करते हैं, कुछ नई इनोवा कार हो, तो कार जाते अंदर घुसते ही कौन आ गया, कलेक्टर साहब है, नहीं कलेक्टर साहब नहीं, वो प्रसाद जी आए हैं। तो आगे अच्छा, बहुत ज्यादा कभी अपने को अपर कास्ट समझते होंगे, अच्छा वो दिल्ली वाला लाए होंगे आज शाम को कुछ मिलेगा। तो मेटेरियल मार्कर्स सोशल मार्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं शायद। तो इस तरह के कुछ 20-25 फैमिलीज का प्रोफाइल करेंगे, उनके इंटरव्यू करेंगे, जो दलित महिलाएं हैं उनका इंटरव्यू करेंगे हम, और फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो कैपिटलिज्म जो है कास्ट सिस्टम को तबाह कर रहा है। अच्छा। ठीक। इसमें एक चीज और बताइए चंद्रभान जी, तो आपका एक गोल तो दिखता है, और इसमें ये प्रश्न थोड़ा शायद मुझे एटलीस्ट मुश्किल लगता है, आपको शायद आसान लगे। आप गोल एक आपका भी रहता है कि एक फ्यूचर कास्टलेस सोसाइटी बने इंडिया में कभी तो। यस। आपने काफी जगह लिखा भी ऐसा, डिसॉल्व हो कास्ट, यू लूज योर आइडेंटिटी, आई लूज माई आइडेंटिटी, और ये ह्यूमन एफर्ट से नहीं होगा। यह ह्यूमन एफर्ट से नहीं होगा कि भाई आप पंडित जी मत बने रहिए, हम दलित नहीं बने रहेंगे।
ये ऐसे पड़ा रहेगा। यह सिचुएशंस और नई इंस्टीट्यूशंस ऐसी होंगी कि दलित के घर बहुत पवित्र समझे जाने वाली अपर कास्ट की महिलाएं भी काम करेंगी। कहीं कहीं कर भी रही हैं। दिल्ली में आप आएंगे हमारे यहाँ तो आपको दिखा देंगे दलित अपार्टमेंट में। तो ये जो करेंसी में जो पावर है, इस किताब में हम उसका जिक्र ला रहे हैं कि पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, अरे उनका सिक्का चलता है। हाँ, बोलते हैं ऐसे। तो करेंसी इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन द वर्ल्ड, सो मच सो दैट इट कैन टैकल इवन कास्ट। ठीक, तो फिर लेकिन आपको लगता है, उसमें मैं पूछना चाहता था, लेकिन आजकल की जो दलित लड़ाई है उसमें आइडेंटिटी को लेकर के, चाहे वो रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, एक, और आप भी कोशिश कर रहे हैं, एक दलित जागृति जो है उसमें आइडेंटिटी को स्ट्रांग भी किया जा रहा है। तो ये लड़ाई में आप स्ट्रांग भी करेंगे और लेकिन गोल है हटाने का, तो इसमें आपको लगता है कोई विरोधाभास है, या फिर ये स्ट्रांग होने के बाद डिसॉल्व होगी, क्योंकि वीक से डिसॉल्व नहीं हो सकती? आपको क्या ऐसा लगता है? स्नेक का पॉइजन है, इसे दवा बनाएंगे। अच्छा। आप देखिए, अभी जो हमने बहुत अपना सोचने समझने के बाद हम 25 प्रोफेसर 20 हमारे प्रोफेसर जुट गए हैं, 5 और बाकी हैं। तो इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में 1 प्रोफेसर है तो 5 एसोसिएट होंगे, 10-15 असिस्टेंट होंगे। बिल्कुल। तो हम अपनी इस किताब को इस तरह के लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। जैसे हमने इंग्लिश का टेम्पल बनाया, दलित गॉडेस। तो हम जिंदगी बिता देते, कहते कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। हम तो कहते नहीं अंग्रेजी पढ़ो, बोलते हैं अंग्रेजी देवी की पूजा करो। और टेम्पल का निर्माण रुक गया किसी वजह से, पर वो घर घर अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो कुछ ऐसे मेटाफर्स हैं जिनसे आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दूरी तक आप अपना मैसेज ये पहुंचा सकते हैं। तो ये दलित ऐसा है। दलित कैसे हैं? वो सूट बूट पहनते दिखाई पड़ते हैं। दलित कैसे हैं? अरे उनकी शादी में बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आए थे। अभी क्या दलित कैसा है? झाड़ू अपार्टमेंट का कूड़ा उठाता है। या मायावती होते हैं, या होते हैं जो पैसा खाते हैं। हम ये दलित की नई पहचान बनाना चाह रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपने जितनी हमारी कॉन्फ्रेंसेस देखे होंगे, सब में लोग सूट बूट हैं। बाकी बिना सूट बूट के आते हैं, उनको बाहर खड़ा कर देते हैं और 4 कोट और टाई रखे रहते हैं। जिस कोट जो है ग्रे कलर की है, उसको भी हम हटवा देते हैं। अब बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने लिखा है, जिनका जिक्र हमने बार बार किताब में किया है, बाबा साहब के जो बायोग्राफर है धनंजय कीर जी, वो लिख रहे हैं, जब पहुंचने वाले थे बॉम्बे तो बाबा साहब कई ट्रंक लेके जा रहे थे साथ में। तो कई ट्रंक में क्या हो सकता है कपड़े के अलावा? किताबें होंगी, कपड़े होंगे। तो एक ट्रंक की चाबी भूल गए थे, उसी में उनकी कोट थी, तो उसको जो है ताले को तोड़ा उन्होंने। पर यह स्पष्ट नहीं है कि अब चूंकि लंदन आने वाला है इसलिए फिर से ड्रेस पहनते थे, या डेली करते थे 14 दिन की जहाज की जो जर्नी थी, या डेली करते थे, यह पता नहीं है। तो आपके खासतौर से आपके कर्नाटका में तो दलितों को मालूम भी नहीं कि जूता क्या होता है, वो सैंडल ही पहन के घूमते हैं। पर यहाँ पे कल्चर ऐसा कास्ट वाइज नहीं है, सभी लोग सैंडल पहनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित पहनते हैं। समझ नहीं पाए सैंडल इतना क्यों पहनते हैं लोग। हाँ, तो यहाँ का थोड़ा कल्चर इनफॉर्मल है ज्यादा। हाँ, तो पर वही जब बॉम्बे में आते हैं, जब कोई कारपोरेट ज्वाइन करते हैं, हमने देखा आजकल ताज होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में तमाम लोग सूट बूट पहन के जाते हैं गर्मी में। हाँ, होटल समाओ लोगों को ऐसा लगता है कि होटल में जाना चाहिए। मैं तो उल्टा सोचता हूँ, बड़े होटल में अगर आप पजामा पहन के जाएं तो उनको लगता है ऊपर ही रह रहा होगा। तो ये जो है दलित समाज जो है, हम तो यही सोचते हैं कि
आने वाले, अगर पब्लिक सेक्टर चला गया मान लीजिए, जो आज का दलित मिडिल क्लास है वो आईएएस से नहीं बना है, पब्लिक सेक्टर से बना है। 257 या 250 पब्लिक सेक्टर हैं। आप अगर भारत पेट्रोलियम में, आपका कोई दोस्त हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, इंडियन ऑयल में, ओएनजीसी में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो इस अगर 15 साल की सर्विस होगी, सारी बेनिफिट मिला के इंक्लूडिंग बोनस 3 लाख रुपए मिल रहा होगा महीने का। अच्छा। हमारे रिलेटिव है, पिछले साल उनको 56 लाख मिले थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, 15,000 रुपीज पर डे। क्योंकि रिजर्वेशन है तो लोगों की तमाम भर्तियों में, कोई रिलायंस पेट्रोलियम में दिखा दे कोई दलित, मेरा रिश्तेदार वहां काम करता है। तो ये इनफैक्ट आपने ये जिक्र किया तो ये मैं पूछना भी चाहता था। तो यूजुअली तो बाकी आप देखेंगे कि ये मेरे को आपकी फिलॉसफी में एक विरोधाभास दिखा, क्योंकि यूजुअली जो लोग कैपिटलिज्म का सपोर्ट करते हैं, और अभी प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर अगर बड़ा होगा तो अपने आप ही प्राइवेट इकोनॉमी पे उसका बुरा असर पड़ता है, ये तो सब इकोनॉमिस्ट मानते भी हैं। और अंबेडकर ने भी आपने जैसा बोला, उन्होंने भी कहा था जहां जरूरी है वहां पे पब्लिक सेक्टर हो, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर को ज्यादातर देखना चाहिए। लेकिन आप काफी पीएसयू समर्थक हैं, तो ये दोनों चीज आप कैसे मैनेज करते हैं, पीएसयू समर्थन और कैपिटलिज्म? जब पीएसयू नहीं थे तब भी अंबेडकर ने, और मात्र अंबेडकर ने कहा कि जो जहां जरूरी है वो वहां रहेगा। ठीक, राइट। भारत को डीसेग्रीगेशन एक नेशन बिल्डिंग एफर्ट है। ठीक। डीसेग्रीगेशन प्राइवेट सेक्टर में वो क्षमता नहीं है किसी वजह से। अच्छा। दलित जो तमाम एग्जीक्यूटिव हुए और बहुत हाई रैंक पर गए हैं काबिलियत के भरोसे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर देश के बारे में भी सोचता है कि अगर दलित नहीं रहेंगे तो हमारी वर्क फोर्स जो है ठीक नहीं है। तो अम्बेडकरिज्म और कैपिटलिज्म में यही फर्क है। और आप ये देखिए, अपनी किताब में दावे के साथ लिखा है कि अंबेडकर के हिसाब से स्टेट की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। राइट। और अफर्मेटिव एक्शन, आरक्षण तो इंडिया में आजादी के समय आया, ठीक, उसके 20-30 साल बाद अमेरिका में कैसे पहुंच गया अफर्मेटिव एक्शन? कैपिटलिज्म में तो नहीं होता है ये। हाँ, वो तो ठीक बात है। अमेरिका के इतने नोबेल अपनी डॉक्टर के एडमिशन के लिए जो ढूंढ रहे हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में कितने नोबेल प्राइज विजेता, कितने नोबेल लॉरेट्स निकाले हैं। इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स, थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, किसी ने अफर्मेटिव एक्शन के बारे में क्यों नहीं लिखा? और फिर बाद में इनको करना क्यों पड़ा? आज जर्मनी में क्यों करना पड़ रहा है महिला अफर्मेटिव एक्शन? और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इंग्लैंड में भी ब्लैक्स के लिए कुछ न कुछ इनको करना पड़ेगा, यूरोप में देख लीजिएगा। तो इसीलिए यह अम्बेडकरिज्म है, या कैपिटलिज्म है, या कम्युनिज्म है, या गांधी। ठीक। तो आप देखिए हाउ मॉडर्न फिलोसफर अम्बेडकर वाज। उन्होंने दारू बंदी पर भी बोला है, हमारी पार्टी आएगी सरकार में तो दारू वो जो है बंदी खत्म कर देंगे, शराब बंदी बंद कर देंगे, हटा देंगे। वो बॉम्बे स्टेट में थी। हाँ, उनका कुछ बेवड़े होते हैं, पीते रहते हैं, बाकी लोगों को क्यों डिप्राइव किया जाए और इसे इतना अच्छा रेवेन्यू आता है। अगर आप किसी दलित बस मीटिंग में जाके बोल नहीं है तो देखिए, देखिए। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो अभी दलित समाज में जो वो प्रोफेशनल थिंकर, वो जो है जनरेशन अभी आई नहीं है। लेकिन अगर आज की आप दलित पॉलिटिक्स देखें तो आपने, मेरे को तो पता नहीं था, अंबेडकर ने काफी बड़ा क्लियरली लिखा कि उनके विचार में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके साथ वो अलायंस कभी नहीं करेंगे। उन्होंने नाम लेके बोला, कम्युनिस्ट से कभी नहीं करेंगे और आरएसएस से कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 लोगों से, बाकी सबसे वो अलायंस करने को रेडी थे। राइट। और लेकिन आज की आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो दलित समाज इन्हीं 2 से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है।
बीजेपी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दलित समाज से, उनको बहुत सपोर्ट है। अगर पिछले 2-3 चुनावों में देखें तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को जाते हैं दलित समाज से, और कम्युनिस्ट लोगों के साथ तो है ही, मतलब आप खुद भी उनसे जुड़े रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब उन्होंने इतना स्पष्ट रूप में ये चीज बोली लेकिन वो गायब ही हो गई है। जो दलित और बीजेपी का सवाल है, मैंने कई टेलीविजन चैनल पर पूछा था ये कि इसका कोई रिकॉर्ड है क्या, कोई एविडेंस है क्या कि दलित बीजेपी के साथ कोट कर रहे हैं। किसी ने कहा सीएसडीएस की अपनी, उनका सीएसडीएस उनका सर्वे है, सर्वे में आया है। सीएसडीएस का सर्वे विश्वसनीय नहीं है। अच्छा। कभी नहीं। हम एक उदाहरण दें, हमसे एक ही बार योगेंद्र यादव से, वो बड़े फिलासफर है, वो अलग बात है, एक ही बात से टीवी पर टकझक हुई है। हमने 1996 में एक पेपर निकाला था, बहुत बाद में कंट्रोवर्शियल हुआ, इकोनॉमिक टाइम में छपा, कांशीराम नाराज हुए, लगा दिए हमको, कि दलित ब्राह्मण शुड कम टुगेदर। अच्छा। दलित ब्राह्मण थीसिस हमने इवॉल्व की और उसके तरीके, उसकी वजह बताए। जब मायावती चुनाव लड़ी तो मायावती जी ने तो किया ही है। हाँ, ब्राह्मण सम्मेलन है, सर्वजन समाज का मतलब दलित ब्राह्मण है। बिल्कुल, उन्होंने किया भी था। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी विजय का झंडा कोई चैनल पर गाड़ रहे थे, तो पैनलिस्ट में जो है वो भी वैन पर योगेंद्र यादव भी थे, हमें मालूम नहीं था। बोले नहीं प्रसाद जी, ऐसा नहीं है, हमारी रिसर्च बताती है कि केवल 20% ब्राह्मणों ने वोट दिया। हमने कहा आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप ऐसे ही समझेंगे इसको। हमने कहा कि मैं कह रहा हूँ 15% ही ब्राह्मणों ने दिया बीएसपी को वोट, आपका डेटा गलत है, आप ज्यादा बता रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप इसी वजह से मायावती जीत गई। हमने कहा एक ब्राह्मण जब अपनी बस्ती से निकल करके दलित बस्ती में जाके वहां बैठ करके चाय पी रहा है, तो बढ़ई ने भी सोचा, लोहार ने भी सोचा, कुर्मी भी नहीं सोचा, कोयरी ने भी सोचा कि जब पंडित जी जा रहे हैं तो बीएसपी के साथ, तो हम क्यों नहीं जाएं। तो 15 ही ब्राह्मण ने वोट किया, 15 ही ब्राह्मण दलित बस्ती में घुमा, पर वो जो अपने गांव के 50% लोगों को बीएसपी की झोली में डाल दिया। हमने कहा इस तरह से समझिए आप। तो ये उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज ओपनली बीजेपी से जुड़ा रहा, खटीक समाज ओपनली बीजेपी से जुड़ा रहा, 2 दलित समाज ओपनली बीजेपी के साथ थे। दोनों मिल करके 2% भी नहीं होते हैं दलित समाज के। अच्छा। फिर मायावती को कहां से वोट आया? मायावती को 21% वोट कहां से आ गया अगर सब दलित बीजेपी में चले गए? तो यह एक, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये केवल टीवी पर बातें बोली जाने वाली है, कोई एविडेंस नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन में दलित अगर जुड़े नहीं है तो सिंपैथी है। तो एक बात तो यह पक्की है कि कम्युनिस्टों की भी सिंपैथी दलित के साथ रहती है, लेकिन कम्युनिस्ट नजरिए में दलित एक वर्किंग क्लास है। चंद्रभान प्रसाद उसको कैपिटलिस्ट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब मिस्टर प्रसाद इज काजिंग मॉरल फॉल ऑफ दलित। एक दलित का कम्युनिस्ट के बच्चों का एम्प्लॉयर बनने का मतलब दलितों का यह नैतिक पतन हो रहा है, जो चंद्रभान प्रसाद इसके अगुआ है। हाँ, हमारा जो कम्युनिज्म के बारे में हम बहुत पहले से सोच रहे हैं, ये आग सुलग रही थी। हमारे गांव वालों का झगड़ा एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड कम ब्यूरोक्रेट से हो गया था, मारपीट हो गई, 14 लोग जेल में थे। हम यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट थे, अपने इसी काम में लगे थे, जो है कम्युनिज्म को आगे बढ़ाने में। तो हमारी ड्यूटी दी गई कि आप जाइए और कम से कम 5,000 रुपया, बॉम्बे में बहुत सारे हमारे गांव के आसपास के लोग रहते थे, बॉम्बे में जो है हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे और जो कॉटन की टेक्सटाइल मिल से काम करते थे। तो वहां गए, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, शिवड़ी में हम रुके थे। बॉम्बे में शिवड़ी एक स्लम, बहुत बड़ा स्लम है। टॉयलेट करने के लिए वहां पर कुछ 2 रुपया 1 रुपया लगता था, 50 पैसा लगता था। 84 की बात है, 25 पैसा। जाते ही से उल्टी आ जाए पब्लिक बाथरूम में। तो हमने
जिनके घर रुकते थे हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, और हिंदुस्तान लीवर कंपनी बंद हो गई थी, मुकदमे लड़ रहे थे लोग। उन्होंने कहा क्यों इस नरक में आया गांव छोड़ करके। बोले कि अरे वो जो साले गांव के पूंजीपति है उनसे बचने का क्या रास्ता है। तो गांव के जमींदार को वो पूंजीपति समझते हैं, क्योंकि शोषण और न्याय करने का काम पूंजीपति है, तो गांव का जमींदार सामंत नहीं है, पूंजीपति है। और पूंजीपति जो है खून चूसता है लोगों का। हमने एक दिल्ली में बहुत दलित कैपिटलिज्म के सिद्धांत लाने के बाद जो है एक कॉन्फ्रेंस थी जेएनयू में, जो आफ्टर डिनर होती है, तो पूरा हॉल मेस भरा था, प्रोफेसर्स भी, जूनियर्स भी, सीनियर्स भी, स्टूडेंट्स। इसे लगता था हमारा आज यहाँ पर लिंचिंग हो जाएगी। तो हमने कहा कि होल्ड ऑन, लेट मी स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा यस यस। हमने कहा कि इसमें से जो हमारे सीनियर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, और आप लोग कभी बनेंगे, यहाँ लेक्चरर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कुछ भी करेंगे इस तरह से, ये नहीं है आप लोग। ये बताइए कि आपकी वाइफ या जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाह रहे हैं, आप अपनी डिलीवरी एमसीडी हॉस्पिटल में कराना चाहेंगे या अपोलो में और मैक्स वगैरह में? बताइए आप, क्लियरली बताइए। बच्चा जब बड़ा होगा थोड़ा, तो उसका एडमिशन आप डीपीएस में कराएंगे या एमसीडी वाले स्कूल में कराएंगे? और तीसरी और आखिरी बात, इसके बाद जो है या तो आप बोलेंगे या तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा कि आपका एक बच्चा है, उसके 2 पॉसिबल एम्प्लॉयर हैं, केवल 2 एम्प्लॉयर हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। उसमें से एक को चुनना है, हु विल बी एम्प्लॉयर ऑफ योर चाइल्ड। एक तरफ यूपी का राजा भैया है, एक तरफ बॉम्बे वाले रतन टाटा है। आप बताइए, हम सारा अपना थीसिस विड्रॉ कर लेते हैं, आपके बच्चे का एम्प्लॉयर कौन है? इन दोनों में से एक को चुनना है। मैंने कहा कि अगर बेटी है तो नंगा कर देगा राजा भैया। तो अगर आपके लिए अपोलो अच्छा है, डीपीएस अच्छा है और ये सारा कुछ अच्छा है, तो बाकी दलित बच्चों के लिए कैसे ये बुरे हो जाएंगे? और एमसीडी का स्कूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल और अस्पताल बाकी लोगों के लिए कैसे अच्छा हो जाएगा? तो फिर सब लोग चुप रहे। तो फिर अपना हम जो है, मैंने कहा मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब चमार महार समाज में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण, गौड़ा, लिंगायत, मराठा, ठाकुर का एम्प्लॉयर बने। यही सोशल क्रांति है। यही भारत की सबसे बड़ी सोशल क्रांति है। तो ब्लैक लोग बोलते हैं अमेरिका में, हम जब कहते हैं व्हाई आर यू सो डॉलर क्रेजी, क्योंकि जिस डॉलर से हमें खरीदा गया हम उस पर कब्जा करेंगे। तो जिस रुपए पर करेंसी, गोल्ड करेंसी की बात मनुस्मृति में होती है, दलित का हाथ नहीं लगना चाहिए। तो जो दलित फ्री होना चाहता है पुरानी व्यवस्था से, तो उसे अर्जित करना चाहिए, वो तो जनरेट करना चाहिए ना उसको वेल्थ। तो इतनी सी बात को समझाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, तरह तरह के उदाहरण ढूंढने पड़ते हैं। तो ये है। अब जो है हम तो कहते हैं कि हमने देखा है टाटा मोटर्स पर, टाटा मोटर्स पुणे के गेट पर 2-3 मजदूर रोज रोक लिए जाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म दिया गया है, आपने ठीक से ड्रेस नहीं पहना, ठीक से, इट लुक्स सो अगली। 2 घंटे बाद जाते हैं अंदर, फिर नेक्स्ट ठीक ठाक पहन जाते हैं। जमींदार के यहाँ आप चले, अच्छा कपड़ा पहन करके देखिए। तो इतनी सी ह्यूमन जो बेसिक ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है, जो हमारी स्कॉलर्स में नहीं है, कि जहां आप दलित समाज जूता निकाल करके लाठी में टांग के और तब अपर कास्ट बस्ती क्रॉस करता था, और जहां फैक्ट्री में जूता पहनना मैंडेटरी है, सबको एक ही तरह का जूता। तो फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में इतनी सा फर्क अगर जो नहीं देख सके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी दलित मिडिल क्लास अंबेडकर को समझने
लायक नहीं बन पाया है, क्योंकि इसने लेजर क्लास नहीं पैदा किया और प्रोफेशनल स्कॉलर्स नहीं पैदा किया है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जो जातिवाद है वो एक सामाजिक प्रॉब्लम है ना, वो लीगल तरीके से शायद सॉल्व नहीं किया जा सकता, या फिर वो एक मार्केट फेलियर भी नहीं है बल्कि एक सोशल फेलियर है। तो आपको क्या लगता है कि जो अम्बेडकराइट है आजकल के टाइम पर, उसे क्या डिमांड करनी चाहिए, या फिर जो दलित समाज के बाहर भी है वो सामाजिक तौर से कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में योगदान दे सकता है? हम तो यही सोचते हैं कि जो दलित मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको सोशल रोल मॉडल्स बनना चाहिए। दलित या शेड्यूल्ड कास्ट या अनटचेबल, इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना चाहिए। वो कैसे है आपकी, हम दलित मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दलित वर्किंग क्लास के बारे में नहीं। उसके परिवार के लोग कैसे ड्रेस करते हैं, उनका आसपास कैसा बिहेवियर रहता है, कटलरी घर में कैसे है उनकी, कैसे सोफे हैं, किस तरह का घर पेंट करा रखा है, किस तरह से समाज में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह का ड्रेस पहन के बाहर जाते हैं, नहीं कितना गोल्ड उनकी महिलाओं के ऊपर है, कुछ चैरिटी करते हों, टिप देते हों, तो लोग बोले अरे यार दलित तो इस तरह से होते हैं। हमसे तो कई बार लोग कह चुके हैं कि अब कहाँ दलित रहे, क्योंकि हमारे सूट बूट में आते हैं सब लोग। तो जो स्टीरियोटाइप है कि दलित ऐसा होगा, ना सूट बूट पहन लिया तो उसका नैतिक पतन हो गया, ऐसे भी लोग जो करने वाले हैं। तो हम तो माइनॉरिटी में भी हैं, दलित स्कॉलर्स के बीच आई एम इन ए माइनॉरिटी। हाँ, नहीं वो तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी आवाज और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपकी फिलॉसफी हमें तो लगता है कि उसमें ना ही दम है, पर उसको और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आज बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपने बहुत ही अच्छे तरह से अपनी सोच सबके सामने रखी, तो थैंक यू सो मच पुलियाबाजी में आने के लिए चंद्रभान जी। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. Let me quickly thank our sponsors on the network this week. Storytel, TheWholeTruthFoods.com, and we have a new sponsor in Syed. Thank you all so much for being part of the network. So, this is Valentine's week, and we have a bunch of stuff for you guys. So I'm going to give you a couple of episodes that you could definitely catch up with. Agla Station, Season 2, Episode 12, Be Our Valentine. Ritasha and Ayushi have a little bit of talk about love and all the rest of the stuff that goes wrong with that. On The Habit Coach, Episode 396, Ashton Doctor did an episode which went into the much-debated origins of Valentine's Day. Also, do check out Candid Kannan with Siddharth Kannan featuring Govinda and his wife Sunita Ahuja. He talks to them about amazing 33 years together. But you know what, folks? If you want to hear more about these Valentine's Day things, what I suggest is go to our webpage, ivmpodcast.com/blog. And on the blog, we're going to post a bunch of different playlists that we've created for all the various major services. So if you're feeling in the mood for love, do check that out. You'll definitely enjoy it. Just a quick note on a few other noteworthy episodes this week. Nankari Kunal Vijayakar was the guest. They spoke about street food with him. On Simplified, they talk about vaccinating 1 billion people, then the logistical and administrative task in front of us. And on the Wire Talk, Siddharth talks to Devdutt Mukhopadhyay about the human cost of internet shutdowns. And with that, I hope to see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.